नमस्कार सभी दोस्तों को मैं रिंकल कामरा अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं पॉलिटी पर, और अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो मैं पिछले 3 साल से जीएस से कुछ टॉपिक डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ाता हूं। सीडीएस, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ और हरियाणा के जितने भी एग्ज़ाम हैं लगभग उसमें जीएस सब में आते हैं, तो सब में ही मैंने पढ़ाया है। तो ये हुआ मेरे एक्सपीरियंस की बात। और मैंने गुरुकुल श्योर 60, पैरामाउंट और फिलहाल मैं प्रूडेंस पे पढ़ा रहा था। तो आज हम बात करने वाले हैं, जो बचा हुआ टॉपिक है शेड्यूल्स यानी अनुसूचियाँ। अगर मैं बात करूं तो इस टॉपिक की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जीएस विद रिंकल कामरा, और आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे तो उसके लिए बेल आइकन दबा लीजिए। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आपको सब्सक्राइब कर लेना, और कोई पढ़ना चाहता है तो आप उसको शेयर भी कर देना, और अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक भी कर देना। 6 शेड्यूल में आपको पढ़ा चुका हूँ, आपको ध्यान हो तो मैंने बोला था पहला इंडिया का मैप था, यानी स्टेट और यूटी की बात करते हैं, दूसरा सैलरी, तीसरा ओथ, चौथा स्टेट्स टू स्टेट्स इन राज्यसभा, और 5वां सम प्रोविजन फॉर द एससी एंड एसटी एरिया, और छठा ट्राइबल एरिया की बात करता है। पहला इंडिया के मैप, दूसरा वेतन, तीसरा सैलरी की बात करता है, चौथा सीट कितनी राज्यसभा के पास, और 5वां कुछ विशेष प्रावधान दिए हैं एससी और एसटी क्षेत्र को, और छठा आदिवासी क्षेत्र की बात करता है। अब हम बात करते हैं 7th की। देखो 7th के अंदर याद भी मैंने आपको अच्छे से पहली बार कराया था, जुगाड़ आपको बताया था पिछली बार याद करने के लिए। आप 7 को याद करोगे 73 के नाम से। किसके नाम से? 73, यानी देयर आर 3 लिस्ट। कितनी लिस्ट है भाई? यहाँ पर 3 सूची हैं। 7वीं अनुसूची में 3 सूची हैं। ये पावर को डिवाइड करता है। ये बताता है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, दैट स्टेट एंड सेंटर हैव द डिफरेंट पावर्स। यानी ये 3 लिस्ट कौन कौन सी हैं? एक लिस्ट है संघ सूची, यूनियन लिस्ट, एक है राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट, और एक है समवर्ती सूची, या उसको हम बोल देते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। अब चीजों को समझना। अब ये लिस्ट क्या बताती है? देखो कि किस सब्जेक्ट पर, किस विषय पर कौन लॉ बनाएगा, ये हमारा संविधान की अनुसूची नंबर 7 बता देती है। ठीक है, एक ध्यान रखना, एक और होती है अवशिष्ट सूची, जिसको हम बोलते हैं रेजिड्यूरी लिस्ट। थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में भी, क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। इसकी 7th शेड्यूल में बात नहीं की गई है, इसकी बात की गई है आर्टिकल 248 में, अवशिष्ट सूची। अब ये क्या है, इसकी बात भी करेंगे। मेरा कहने का मतलब है 7th शेड्यूल में इस लिस्ट की बात नहीं की गई है। शेड्यूल्स वो हैं जो बच गया था, शेड्यूल्स में डाला गया था। यहाँ पर इसको आर्टिकल में है तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं थी। अब अगर मैं बात करूँ, जब मेरा संविधान बना था तो लगभग 97 ऐसे सब्जेक्ट थे जिस पे लॉ कौन बनाता है? सेंटर बनाता है। लेकिन अब कितने हो गए हैं? 100। स्टेट की अगर मैं बात करूँ, पहले 62 थे, अब कम हो कितने हो गए हैं? 57। और ये पहले 47 थे, अभी कितने हो गए हैं? 52। यहाँ से 5 घटे हैं, सॉरी, ये पहले 66 थे, अब कितने हो गए हैं? ये 61। ये 5 यहीं पर आए हैं। ये चेंज संविधान में 42वें अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था, 42वां संशोधन क्षेत्र में हुआ था, और ये 5 के 5 इसमें ट्रांसफर कर दिए गए थे। क्लियर है यहाँ तक? अब वो 5 कौन से थे? थोड़ा सा बताता हूँ। पॉपुलेशन कंट्रोल था, वेट एंड मेजर था, और एजुकेशन था हमारा। ये 5 के 5 चेंज इससे किए गए थे। अब ये हम कैसे याद करेंगे कि 100 के 100 विषय 61 कैसे याद करेंगे हम, वो हम समझ लेते हैं। देखो जैसे मैं बात करूं कि आपको यहाँ पर एक चीज़ फील करनी है, एक चीज़ महसूस करनी है। जैसे मैं बात करूं रेलवे, कभी आपने नहीं सुना होगा हरियाणा रेलवे, तो इसका मतलब वो किसका मैटर रहा होगा? स्टेट का मैटर रहा होगा। जैसे मैं बात करूँ बैंक, भाई आपने देखा है, एक चीज़ समझना, लॉ कौन बनाएगा? ठीक है ना, लॉ कौन बनाएगा? वो सेंटर बनाएगा, कभी स्टेट लॉ नहीं बना सकता। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 मेड बाय लॉ पार्लियामेंट। द स्टेट, कभी भी राज्य बैंकिंग पे लॉ नहीं बना सकता। बैंक राज्य ओनर कोई भी हो सकता है, बट लॉ हमेशा कौन बनाएगा? जैसे अगर मैं बात करूं सेंसेक्स, जनगणना, अभी जनगणना हो रही है, ठीक है, 2021 में जनगणना होनी है, मे भी लेट हो अब तो कोरोना की वजह से। तो सेंसेक्स 2021 का है हमारा, इसके ऊपर लॉ कैसे होगा, किसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, ये सब कौन बनाता है? सेंटर इस पे क्यों बनाता है? लॉ बनाता है। अगर मैं स्टेट की बात करूं, जैसे अगर हम बात करें किसका? एग्रीकल्चर, कृषि, ठीक है ना। इसमें आपको डाउट रहता है
एग्रीकल्चर स्टेट का विषय है। अब याद कैसे कर सकते हैं, मे बी इसलिए किया गया होगा, समझना ध्यान से, मे बी इसलिए किया गया होगा कि हर जगह एटमॉस्फेयर अलग है, तो खेती अलग है, तो लोग कौन बनाएगा, स्टेट खुद बनाएगा। अगर मैं बात करूं शिक्षा की, एजुकेशन किस में आता है, कॉन्करेंट में आता है, किस में आता है, कॉन्करेंट यानी समवर्ती सूची में है, ये स्टेट्स लिस्ट में है, ठीक है। जैसे बात करूं मैं शादी विवाह, मैरिज, ठीक है, सॉरी मैरिज किस में आती है हमारी, इसमें आती है, ठीक है। अब आपने देखा होगा ये कंकरेंट में आती है मैरिज। अब आपने देखा होगा कि अल्कोहल कई राज्यों में बैन है, लाइक बिहार, गुजरात, यानी वो ड्राई स्टेट हैं, यानी स्टेट्स के पास पावर होगी तभी तो उन्होंने लॉ बनाया होगा उसके ऊपर। तो कह सकते हैं कि अल्कोहल किसका विषय रहा होगा, ये तो काफ़ी बड़ा विषय आज, अल्कोहल, लीकर जिसको आप बोलते हो। अब पब्लिक हेल्थ, यानी अल्कोहल पब्लिक हेल्थ की बात करता है, यानी पब्लिक हेल्थ को ठीक करने के लिए स्टेट लॉ बना सकता है, करेक्ट हो गया। एनिमल हस्बेंड्री, ये सभी स्टेट के विषय हैं। अगर मैं बात करूँ शादी, ये तो बड़ा गहरा विषय हो गया, है ना, इस पर दोनों लॉ बनाएंगे क्योंकि दिक्कत रहती है ज़्यादा, है ना। आप याद करने का तरीका है कि भाई शादी तो होगी, सेंटर वाला भी करवा सकता है और स्टेट वाला भी लॉ दोनों बना सकते हैं इसके ऊपर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपको फील कैसे करना है मैंने अभी बताया कि अगर लगता है कि इस पर स्टेट लॉ मतलब स्टेट में ही है, जैसे अब बात करूँ पुलिस, हरियाणा पुलिस अलग है, हर स्टेट की पुलिस लॉ कौन बना रहा होगा, है ना, स्टेट बना रहा होगा। अगर मैं आर्मी की बात करूं तो आपको भी समझ आता है। चलो आप मुझे अब कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, कमेंट बॉक्स में बताओ कि बैट एंड गैम्बलिंग, है ना, बैट एंड गैम्बलिंग ये एसएससी का ही क्वेश्चन है कि शर्त लगाना है तो किस में आएगा। अब मैं आपसे पूछूं भाई जहां शादी है तो भाई वहीं पे तलाक होगा, डाइवोर्स भी वहीं पर होगा, समझ आ रही है बात। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फॉरेस्ट भी हमारा इसी का ही विषय है, कुछ मैंने बातें बताई और कुछ आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि शर्त लगाना या जुआ खेलना किसका विषय है, स्टेट का है, सेंटर का है या दोनों का है, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमने बात की 7th शेड्यूल की। आपको याद कैसे करना है, 73 के नाम से कि 7वें शेड्यूल में 3 लिस्ट है। एक बात और ध्यान रखना, अगर मैं रेजिडुअरी लिस्ट की बात करूं, मान लो इन तीनों लिस्ट में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, वो अपने आप किस में चला जाएगा, अवशिष्ट सूची में चला जाएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं अवशिष्ट सूची। ऐसा आर्टिकल 248 में लिखा है। तो आपसे पूछे कि रेजिडुअरी लिस्ट के अंदर जो मेंशन है वो कौन लॉ बनाता है, इसके ऊपर सेंटर ही लॉ बनाता है। जो विषय मेंशन नहीं है, जैसे कंप्यूटर, जब संविधान बना होगा तो कंप्यूटर विषय नहीं रहा होगा, तो कंप्यूटर में लॉ कौन बनाएगा, यूनियन बनाएगा, और वो किस चला जाएगा हमारा, इसरो वगैरह। तो लॉ कौन बनाता है इसके ऊपर, रेजिडुअरी, क्योंकि उस टाइम वो विषय नहीं थे, ठीक है। तो ये हमने समझा 7th शेड्यूल के बारे में। अब हम आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा बैट एंड गैम्बलिंग का, ठीक है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, बिल्कुल एग्जाम का ही क्वेश्चन है। हम ये क्रैश कोर्स है तो मैं ज़्यादा डीप नहीं बढ़ा सकता आप, लेकिन मैं गारंटी बोलता हूँ कि आपका जो भी जब एग्जाम आ रहे हैं सीपीओ का है, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। एसएससी का सीएचएसएल आ रहा है, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। अगर मैं 8th शेड्यूल की बात करूँ, 8 को याद करना है 822 के नाम से, ठीक है, कि इसके अंदर 22 भाषाओं की बात की गई है। और कैसी भाषाएं हैं, सारी ऑफिशियल हैं, औपचारिक भाषाएं हैं। कैसी भाषाएं हैं, औपचारिक भाषा है। हमारा संवैधानिक भाषा केवल 22 है। कितनी है, 22। अब एक चीज़ सुनो, क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सी भाषा नहीं होती है, तो याद रखना यहाँ पर इंग्लिश नहीं है। दिमाग में इमेज बना लो, आपको लगेगा कि सभी ऑफिशियली काम तो अंग्रेजी में, इंग्लिश में ही होता है, लेकिन इन 22 भाषाओं में इंग्लिश की बात नहीं की गई है। समझ आया यहाँ तक भाई। अगर मैं बात करूं, जब संविधान बना था ना, तो संविधान में केवल 14 भाषाओं की बात की गई थी, ठीक है, लेकिन अब कितनी हो गई हैं, 22, ठीक है। तो ये 22 भाषाएं, अब कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं, इतना नहीं, आप इतना याद रखें कि 8वें शेड्यूल में 22 भाषाएं हैं। इंग्लिश इसमें मेंशन नहीं है, पर हिंदी मेंशन है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मुझे बताएं, हिंदी, चलो मैं बता देता हूँ, आर्टिकल 343 में एक ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, ये नेशनल लैंग्वेज नहीं है। संविधान के हिसाब से कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ तक। 9th, अब देखो ध्यान देना इधर। अगर मैं 9th शेड्यूल की बात करूं तो यहाँ पर कुछ लॉज हैं, सम लॉज, ठीक है, रिलेटेड टू लैंड लॉस, रिलेटेड टू लैंड लॉस। यहाँ पर कुछ नियम हैं जो कि संबंधित हैं लैंड से, जमीन से, कि कैसे भूमि अधिग्रहण होगा,
कैसे भूमि अधिग्रहण होगा। अब एक बात ध्यान रखना, जब मेरा संविधान बना था तो केवल 8 शेड्यूल थे। हम बात कैसी कर रहा हूँ 9वें की, तो ये संविधान में बाद में आया होगा। और जब भी संविधान में जो बाद में आता है तो हमें क्या करना पड़ता है भाई, अमेंडमेंट करना पड़ता है। तो ये किस अमेंडमेंट से आया, तो बोलेंगे इट इज़ डन बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट 1951। ठीक है, पहले संशोधन अधिनियम 1951 में ये 9th शेड्यूल आया था। क्लियर है यहाँ तक? ये प्रॉब्लम थी राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर, इसकी हम कभी बाद में बात करेंगे। ये CA का मतलब मैंने क्लास फर्स्ट पॉलिटी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो वैसे हिंदी में संशोधन अधिनियम, संविधान चेंज होता है। तो पहली बार जब संविधान चेंज हुआ था तो कौन शेड्यूल लेकर आया था, वो 9th शेड्यूल लेकर आया था। अब हम चलते हैं 10th शेड्यूल पर। देखो भाई 10th शेड्यूल, अगर मैं 10th शेड्यूल की बात करूं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा ध्यान दें। मेरे को लगता है 100% यहाँ से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में देखा जाएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं दल बदल कानून। ठीक है, आपको याद कैसे करने हैं सब समझाऊंगा अच्छे से। अब देखो, प्रॉब्लम थी एक कि सरकार बदल जाती थी 1-2 मेंबर की पार्टी चेंज करने से। अब पार्टी बार बार, सरकार जैसे बीजेपी है तो कुछ बीजेपी के कांग्रेस में चले गए, सरकार बदल जाएगी, तो कोई सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, कोई जवाबदेही सरकार नहीं होगी। उस चीज़ को, दल बदल को रोकने के लिए ये टाइम है राजीव गांधी जी के गवर्नमेंट का, और वो एक कानून लेकर आए। कानून का नाम था दल बदल कानून। ये दल बदल कानून किस पे लगेगा? पहली बात, ये क्या बताता है कि डिसक्वालिफिकेशन बताता है कि उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। किसको? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, MLA को। डिसक्वालिफिकेशन कौन करेगा? जो भी उस सदन का हेड होगा, हेड ऑफ हाउस। पावर किसके पास है? हेड ऑफ द हाउस। प्रेसिडेंट के पास नहीं है पावर। भाई एक MP को डिसक्वालीफाई करना है कि आप अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हो, डन बाय हुम? हेड ऑफ द हाउस। लोकसभा का हेड कौन है? स्पीकर है। तो डिसक्वालिफिकेशन किस आधार पर होगा? नंबर 1, अगर वो पार्लियामेंट में जब सदन चल रहा है एब्सेंट हो जाए और कुछ लॉ बनना है अगर चाहे तो। दूसरा, एब्सटेन हो जाए। बजट आया, क्योंकि अगर आपको पता है, बहुत बढ़िया से पढ़ाऊंगा, अगर बजट पास नहीं हुआ तो सरकार गिर जाती है, क्योंकि बजट को पास करवाने के लिए केवल कहाँ पास होना पड़ता है? लोकसभा। अब लोकसभा में ही बजट नहीं पास हो पाया तो सरकार गिर जाएगी, और हम चाहते हैं सरकार ना गिरे। तो अगर पार्टी बोलती है कि आपको आना है और वोट करना है तो वोट करना पड़ेगा, आप एब्सेंट नहीं हो सकते। पार्टी चेंज करता है कोई अपनी, क्या करता है? कोई अपनी पार्टी चेंज करता है। या फिर तीसरा, कोई पार्टी के खिलाफ वोट डाल दे, जिसको बोलते हैं काउंटर वोटिंग। देखिए इसके क्या फायदे क्या नुकसान है, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो एक फ्रीडम जा रही है उस MP की, वो वोट अगर अलग करता रहे उसको उसके लिए ही वोट करनी पड़ेगी, वो हम बाद की बात है। अभी ये चीज़ ध्यान रखना, इन चीज़ों के लिए आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, और कौन करेगा? हेड ऑफ द हाउस। ये संविधान में बाद में आया। बाद में आया तो हमने संविधान में क्या किया होगा? अमेंडमेंट किया होगा। 1985 टाइम ऑफ द राजीव गांधी गवर्नमेंट दिस अमेंडमेंट इज डन। यह संशोधन राजीव गांधी की सरकार के दौरान किया गया था। अब समझो एक बात और लेकिन अगर पार्टी चेंज, ये डिस्क्वालिफिकेशन किस पे लागू नहीं होगा? अगर वो पार्टी चेंज तो करते हैं लोग, लेकिन उस पार्टी के कम से कम 1/3 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 1/3। ऐसा किसने बोला? 52nd अमेंडमेंट एक्ट ने बोला, लेकिन बाद में इसको फिर अमेंडमेंट किया गया, 91st अमेंडमेंट एक्ट से बोला गया, और इस कानून को और भी सख्त बनाया गया 2003 में, और बोला गया कि पार्टी तो चेंज करोगे लेकिन 2/3 कम से कम होने चाहिए। अगर किसी पार्टी के 99 लोग हैं, मान लो बीजेपी के किसी राज्य में 99 लोग हैं और वो पार्टी चेंज करना चाहते हैं, तो कम से कम इसका 33 लोग होगा, तभी वो पार्टी चेंज कर पाएगा। अगर 32 भी हुआ और अगर वो पार्टी चेंज करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर सकता है कौन? हेड ऑफ द हाउस। इसका एक ही मेन एम था कि एंटी डिफेक्शन लॉ का, कि सरकार बार बार ना बदले, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिले, एक जवाबदेही सरकार मिले, इस वजह से इस लॉ को लाया गया था। चलिए, तो हमको समझ आया 10th। इसको याद कैसे करना है सबको भी बताता हूँ आपको मैं, सभी शेड्यूल्स को। 6 हम पहले याद कर चुके हैं और आगे हम करेंगे अभी। अब देखो, तो 10th शेड्यूल हो गया हमारा। अगर मैं बात करूँ अब 11th शेड्यूल की, किसकी बात करते हैं हम? 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल बात करता है किसकी?
ये बात करता है पंचायत की, ठीक है, पंचायती गवर्नमेंट। देखो जब संविधान बना था तो पंचायत की बात केवल एक आर्टिकल 40 में की गई थी कि पंचायत होनी चाहिए, एक डायरेक्शन दी गई थी, लेकिन बाद में पंचायत कैसी होगी, क्या होगा, सब कहाँ बताया गया, 11th शेड्यूल में बताया गया, ठीक है। अगर इसको पंचायत को संविधान में बाद में लाया गया तो हमने अमेंडमेंट किया होगा, क्या किया होगा हमने, अमेंडमेंट। तो इसको अमेंड किया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में बताएं कि पंचायत 1992 में आई, संविधान में ऐड हुई, तो उस टाइम हमारे पीएम कौन थे, एग्जाम में आ चुका है, पीएम कौन थे। 2 क्वेश्चन हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पूछा बेट एंड गैम्बलिंग किस सब्जेक्ट का विषय है, और दूसरा पूछा पीएम ड्यूरिंग द पंचायत अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट 12th बात करता है नगर पालिकाओं की, डेट इज कॉल्ड म्युनिसिपैलिटीज। नगर पंचायती सरकार के साथ साथ नगरीय स्वशासन भी हो, ठीक है, क्या हो, शहरों में क्या हो, नगरीय स्वशासन, पंचायती म्युनिसिपैलिटी गवर्नमेंट भी हो, पंचायती गवर्नमेंट भी हो, और इसको संविधान में अमेंड किया गया 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। और इन दोनों को 11th और 12th शेड्यूल को जो इम्प्लीमेंट किया गया है वो 1993 में किया गया है, लगभग 1 महीने बाद इसे लागू किया गया था। तो इस टाइम प्रधानमंत्री एक ही व्यक्ति थे, मतलब दोनों के टाइम जो कि 1992 में है, और वो प्रधानमंत्री कौन है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये हमने पढ़े कितने शेड्यूल भाई, 12। देखो 6 में पहले याद करवा चुका हूँ, याद कैसे करने हैं बस याद ध्यान दो, धड़ा याद करना है कि 7 को याद करना है 73 के नाम से, 7th सीट में 3 सूची है, 8 को याद करना है 822 के नाम से। 10th देयरफॉर 10, देयरफॉर दल बदल, ठीक है, 10 को ऐसे याद करना है। 11 को याद करना है, 11 का प्रसाद चढ़ाएंगे और गांव का विकास करेंगे, क्या बनाकर, पंचायत। जब गांव बन गया, गांव के बाद ही शहर बनता है, गांव की सरकार आ गई तो फिर इसके लिए कराएंगे शहर की, 11 का प्रसाद चढ़ाकर। तो ये जुगाड़ हो गया। और 12 9 आप खुद याद भी कर सकते हो, 11 मैंने याद करवा दिए, 1 याद आप खुद कर लेना, ठीक है। तो ये हमने समझा। और 2 क्वेश्चन प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना। कोई डाउट है आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो, यहीं पे पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है, और इनके आंसर आपको यहीं पे करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप शेयर कर देना, जिसको ज़रूरत है उसको भी, नीडी को। बिल्कुल फ्री कोर्स है, इस पर कोई पैसा नहीं है, यूट्यूब पे आप बिल्कुल फ्री देख रहे हो, और भी लोग देख पाएँ, इसके लिए शेयर कर देना। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा देना। थैंक यू।